नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाओं के दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का गुरुवार को लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने के संकल्प के तहत सरकार लगातार काम कर रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस नई यूनिट से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जरूरत के मुताबिक जीवन रक्षक रक्त घटक समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। चंपावत जिले में पहली बार यह सुविधा शुरू हुई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में दुष्यंत कुमार गौतम को राष्ट्रीय महामंत्री पद से हटाए जाने के बाद उत्तराखंड के नए प्रदेश प्रभारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया कि दुष्यंत गौतम की विदाई को राहुल गांधी की अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात के बाद सामने आए घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाना चाहिए। गोदियाल ने कहा कि मामले अभी खत्म नहीं हुआ और निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक पद से हटना अलग बात है, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने सीबीआई से मामले में पूछताछ और जांच की मांग फिर से दोहराई है। नहीं, वो ठीक है। अब चुनाव आ रहे हैं तो सब राजनीतिक दल अपने अपने मीटिंग कर रहे हैं, सबकी मीटिंगें हैं, कोई हमें उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम की जो यहाँ से विदाई हुई है, राहुल गांधी जी ने जब अंकिता भंडारी जी के माता पिता से मुलाकात की तो उसका परिणाम आपको दूसरे दिन देखने को मिला कि दुष्यंत कुमार गौतम की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई। लेकिन उनके राजनीतिक अदालत से भले उनकी छुट्टी हो गई हो, लेकिन वो परमेश्वर की अदालत से माफ नहीं होंगे। ऐसे लोग जब तक कि कानून के दायरे में ना आए, निश्चित रूप में वो हमारे टारगेट पर रहेंगे और वो मेरे खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस करें 50 केस करें, लेकिन उसके माता पिता ने उनका नाम लिया है और जब तक सीबीआई उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती, सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक वो हमारे टारगेट पर बने रहेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के माध्यम से गलत तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं गोदियाल ने कहा कि यह भाजपा की गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही बदमाशी है। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों के नाम कटवाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है और मतदाता सूची से किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम हटाए जाने का विरोध किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग बेहतर काम कर रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि देश में सबसे पहले एनईपी लागू करने वाला राज्य है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड 2026 तक 49% जीआर का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा में भी ड्रॉप आउट रेट 0 हो चुका है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की स्कॉलरशिप लागू की जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि उत्तराखंड का सौभाग्य है हम सब लोगों का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी सबसे पहले हमने अपने प्रदेश में लागू की। भारत सरकार ये कहती है कि हर राज्य को 2035 तक अपने उच्च शिक्षा का जीआर जो है 50% करना है 2035 तक।
और 2035 तक सभी राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य करना है, सभी राज्यों को ड्रॉप आउट जीरो करना है। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा राज्य जो है 100% साक्षर राज्य हो गया है। मुझे आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट लगभग 0% हो गया है। मुझे आपको बताते बड़ी खुशी है कि हमारा GR जो है 2026 में वो 49% हो चुका है। यानी हम 2027 तक भारत सरकार ने जो टारगेट दिया उसको पूरा कर देंगे। रही हमारे उच्च शिक्षा में जो बच्चे जो है प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, IIT की कोचिंग करना चाहते हैं, NIT की कोचिंग करना चाहते हैं, IS की कोचिंग करना चाहते हैं, PCS की कोचिंग करना चाहते हैं, हम लोग उत्तराखंड सरकार की तरफ से 7 सितंबर को जो है उत्तराखंड सरकार की स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। 10,000 बच्चों को इस बार हम उत्तराखंड के जो है IS से लेके PCS से लेके NIT से लेके IIT की कोचिंग के लिए जो है उनको सरकार पैसा देगी और जो भी बच्चा कोचिंग करना चाहते हैं वो उसमें फॉर्म भी भर सकते। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड में प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर विशेष रूप से जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए प्रदेश की क्षमता और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप खेलों का चयन किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में खेलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जिनमें उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने विभाग को स्पष्ट लक्ष्य तय कर मिशन मोड में काम करने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रतिभाओं की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर टैलेंट हंट आयोजित करने और चयनित खेलों के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी विशेष रूप से निर्देश दिए। अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम और पशुपालन विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत निराश्रित गौवंश का चिन्हीकरण किया जाएगा और स्वाम्य मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जाएंगे, जिससे रात के समय में वाहन चालकों को पशु आसानी से दिखाई दे सके। वहीं मेयर अजय वर्मा ने बताया कि भैंसवाड़ा और पेटशाला में गौ सदनों का निर्माण कार्य जारी है। इसके पूरा होने के बाद निराश्रित गौवंश की समस्या में काफी हद तक कमी आने की संभावना है। देखिए, नगर निगम और पशुपालन विभाग के द्वारा ये संयुक्त पहल की जा रही है, जिसमें कि जो हमारे क्षेत्र के आवारा पशु हैं, उनको जब तक उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, तब तक रेडियम के जो बेल्ट हैं, जो कॉलर हैं, वो लगाए जाएंगे। और साथ के साथ हमारे 2 गौशालाएं जल्दी ही तैयार होने वाली हैं, ये सीबी साहब के द्वारा अवगत कराया गया है। फलसीमा में और हमारा ये जो भैंसवाड़ा फार्म है, वहाँ पर तैयार होना है। और तो हम लोग इसमें जो हमारे शहर में जितने भी आवारा पशु हैं, उनको फिर शिफ्ट करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। और उसके साथ ही अवगत कराना है कि नगर निगम के द्वारा भी यहाँ पर डॉग शेल्टर और बुल शेल्टर का भी निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। तो इससे हमारे इसमें कम से कम 250 से 300 डॉग्स वहाँ पर रह पाएंगे और लगभग 50 से ऊपर के जो बुल हैं, उसकी क्षमता होगी, जो कि नगरीय क्षेत्र के वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। अभी मैंने परसों ही 2000 रुपए का चालान किया है। उनका नाम मैं बताऊं अभी तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो हमारा समन्वय हम लोगों ने इनसे किया था, हम लोगों ने कहा कि जो भी आपके पास टैग हैं वो हमको उपलब्ध करा दें, उनसे एड्रेस जिससे हमको प्राप्त हो जाएगा। हम लगातार इसमें चालानी कार्रवाई करते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नहर किनारे मिले महिला के शव का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मृतका की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
वहीं आरोप है कि दोनों महिला को मंदिर ले जाने के बहाने कार में लेकर गए थे और रास्ते में उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को मंगलौर की गंग नहर में फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन शव नहर किनारे ही अटक गया। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और संयुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। के आसपास जो मंगलौर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी जिसका गला रेता हुआ था वो मिली थी। बॉडी अननोन थी, आइडेंटिफाइड नहीं थी, तो ये बात तय था क्योंकि हमारी एफएसएल टीम ने, हम सभी उच्च अधिकारियों ने भी स्पॉट का विजिट किया था, तो तय था कि उनके साथ वारदात करके बॉडी को वहां फेंका गया था। तो सबसे पहला टास्क था कि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। तो हमारे थाने से हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहला टास्क था कि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। जिला पुलिस, जिले हमारे स्टेट के अन्य जिलों में प्लस आउट ऑफ द स्टेट भी उस फोटो को सर्कुलेट किया गया। तो मेरठ निवासी अरविंद हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने थाने को संपर्क किया कि साहब ये मेरी पत्नी का फोटो है। तो कल शाम करीब 7-8 बजे के आसपास उन्होंने थाना मंगलौर में आकर के सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया अपनी पत्नी के तौर पर, और उसके बाद एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और उसके जो मित्र है उसके खिलाफ तहरीर दी कि ये कहते हुए कि मेरी बेटी और उसका जो दोस्त है वो अपनी माँ से पिछले काफी समय से खुन्नस रखते थे और वो उन्होंने पहले भी उसको मारने की प्लानिंग करी थी। और परसों शाम को वो घर से तीनों लोग, उनकी माँ जो भी मृतका हैं और दोनों बेटी और उसका दोस्त घर से निकले थे मंदिर जाने के बहाने। तो उनका तहरीर के हिसाब से ये यकीन था कि उन दोनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में उत्तराखंड का भूस्खलन प्रबंधन मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी पहचान बना रहा है। आपको बता दें कि ULMMC ने पहली बार तकनीकी सेवाओं से 4 लाख से अधिक रुपए का राजस्व अर्जित किया है। सहारनपुर की खारा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना के लिए ULMMC ने DPR तैयार की और तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी संभाली। आपको बता दें कि भूस्खलन रोकथाम कार्यों के लिए यूपी विद्युत उत्पादन निगम ने केंद्र की तकनीकी मदद ली थी। जनवरी 2025 में ULMMC की टीम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था। वहीं तकनीक संस्तुतियों के आधार पर भूस्खलन रोकथाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि स्थापना के बाद पहली बार तकनीकी सेवाओं से राजस्व अर्जित कर केंद्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब तक विभिन्न विभागों के लिए 8 से अधिक महत्वपूर्ण DPR तैयार की जा चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के गोड़ा पड़ाव में खुद को पुलिस की SOG टीम बताकर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बुधवार देर शाम कार सवार करीब 8 से 10 बदमाश एक कार्यालय में पहुंचे जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। आरोप है कि बदमाशों ने तमंचे के बल पर वहां मौजूद लोगों को धमकाया और खुद को SOG टीम का सदस्य बताया। इसके बाद जुए में लगी रकम कब्जे में लेने के साथ लोगों से उनकी अंगूठियां और गले की चैन भी उतरवा ली। वहीं आपको बता दें कि वारदात के बाद सभी आरोपी कार से बरेली रोड की ओर फरार हो गए। वहीं SP सिटी मनोज कात्याल के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और सर्वेलांस टीम को भी जांच में लगाया गया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार और आरोपियों की पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में देर रात पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और घटना करीब रात 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही वीडियो सामने आने के बाद मसूरी पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।